बरामदे में आती वो एकदम ठिठकी थी। कमरे से बाहर आती आवाजों में उसे अपना नाम सुनाई दिया था। तो जैसे उसके साथ वो दबे कदमों खिड़की के करीब हो गई थी। वलीद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मिजाब को किसी की बात बताऊं। सायरा हमेशा मिजाब के अब्बू की जिंदगी में यही कहती रही कि इनको सिर्फ मिजाब से कर्ज है, जहेज के नाम पर एक गिलास की भी जरूरत नहीं। अब जबकि मिजाब के अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे तो मुतालबा कर रही हैं ये घर मिजाब और सुबहान के नाम कर देने के लिए। बिल्किस बानो का लहजा इंतहाई परेशान कुन था। फूफो जान, इसमें हैरत की बात मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। नदीर अंकल सादा इंसान थे, खुलूस और लालच में फर्क नहीं समझ सके। मगर आप ये गलती मत कीजिएगा। आप इनके हर रिश्तेदार को कह दें कि आपके शोर की हर चीज पर सिर्फ इनकी बेटी का नहीं, आपका और सोनू का भी हक है। ये घर अगर आपने मिजाब के नाम कर दिया तो फिर देर नहीं लगाएगी वो आपको और सोनू को इस घर से निकालने में। आप मिजाब की खालों को साफ इनकार कर दें। इसके बाद वो अपने बेटे का रिश्ता मिजाब से कायम रखती हैं या नहीं, ये उनकी मर्जी। औलीद के नागवार लहजे पर बाहर मिजाब के तन बदन में तो आग सी लग गई थी, मगर तो वो शदीद धक्के से दमबख्त थी। सायरा इसकी खाला होने वाली सास थी। इसके वहमो गुमान में भी न था कि वो इस किस्म का मुतालबा भी कर सकती हैं। कैसे साफ इनकार कर दूं? सायरा ने कभी मुझे अपनी बहन की जगह पर और मिजाब की माँ के मुकाम पर तस्लीम ही नहीं किया। हमेशा मुझे मिजाब की सौतेली माँ और उसके अब्बू की दूसरी बीवी की ही नज़र से देखा। कोई वावेला ही ना उठ जाए। उन्होंने कह दिया है कि अगर मैं राजी ना हूँ तो वो शादी की तारीख तय करके सुबहान को इंग्लैंड से बुला लेंगी। बहुत खूब। सुबहान अगर इतना ही ताबेदार तो 3 सालों में इसका एक फ़ोन क्यों ना आया? नदीर अंकल की बेटी का शादी का अरमान लेकर इस दुनिया से चले गए। उनकी ज़िंदगी में ये मुतालबा क्यों ना किया गया? ये शादी है या सौदा? ये लालची लोग उनके गुजर जाने के इंतज़ार में थे क्या? नजीर अंकल ने ही सुबहान को बाहर भेजने के लिए लाखों रुपए बतौर कर्ज दिए थे, वरना क्या था वो यहाँ। आहिस्ता बोलो, मिजाम ने सुन लिया तो। बिल्किस बालों ने होल कर उसे रोकना चाहता। कब तक छुपाएंगी इससे? आवाज नीची रखो। जो नाहक किसी के हक पर कब्जा जमा रहा हो वो जानते हैं उसके रिश्तेदार लालची और खुदगर्ज हैं। नदीर अंकल की वफात के तीसरे दिन तक ही उनके रिश्तेदार निशानी के तौर पर उनके इस्तेमाल की एक एक चीज उठाकर ले गए, और जो जिंदा निशानियां इनको दरबदर करने की प्लानिंग की जा रही है। स्वयं की बिरयानी में मुर्गी की टांगे ढूंढने वाले, कौरमे में बोटियां, ऐसे भूखे नंगे लोग हैं ये। एकदम वो चुप होता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो बिपरे हुए चेहरे के साथ कमरे में आई थी। बिल्किस बानो इसके तेवरों पर घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आपको एक बात समझ नहीं आती? कितनी बार कहा है आपसे कि इस घर के मामला का रोना मत रोया करें हरे गहरे के सामने। वो बिल्किस बानो पर चीखती वलीद का पारा चढ़ा गई थी। ये क्या तरीका है बात करने का? तमीज से बात करो इनसे। अपने घर में मुझे किस तरीके से किससे किससे बात करनी है मैं जानती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे मुंह उठाकर हिदायत देने वाले? वो भड़क कर वलीद पर बरसी थी। मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं, और घर का मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। फुप्पो जान और सोनू की हक तलफी की भी कोशिश हुई तो मैं बोलूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अब तक बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। खामोशी से अपने लालची रिश्तेदारों को समझा दो, फुप्पो जान और सोनू का हक हजम करने की कोशिश वो ना करें। इन दोनों की इज्जत और अहमियत वो देंगे तो इस घर में कदम रखेंगे, वरना नहीं। वो गजीले लहजे में फैसला सुना रहा था। तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि इस घर में कौन कदम रखेगा और कौन नहीं? हम लोग लालची और भूखे नंगे तो फिर क्यों आया था तुम्हारा बाप अपनी बेवा बहन के लिए मेरे बाप के तलवे चाटने? हलक के भर वो चीखते बिल्किस बानो को सख्त कर गई थी, जबकि वलीद का चेहरा गुस्से में तप उठा था। अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो शदीद तेज में धाड़ा था। वलीद, खामोश हो जाओ, मैं बात कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। बिगड़ती सूरत हाल पर बिल्किस ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले जाना चाहता, मगर वो झटके से बाजू इनकी गिरफ्त से निकाल गया था। आप क्या बात करेंगी? पहले कभी आपकी किसी बात को अहमियत दी गई है जो अब ये आपकी बात कोई बात सुनेगी? आज इसने मेरे बाप पर उंगली उठाई है, मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। शोलाबार नजरों से मिजाब को देखता हुआ शदीद इश्तियाल में था। मेरा बाप मेरे सर पर नहीं रहा तो आज तुम भी बेखौफी से अपनी औकात पर उतर आए हो, तो फिर मेरे खानदान पर ही इल्जाम क्यों? वो बुलंद आवाज में बोली थी। क्योंकि तुम्हारे खानदान का मुंह उनकी औकात से ज्यादा खुल चुका है। अब अगर तुमने या तुम्हारे खानदान के किसी फर्द ने फुप्पो जान और सोनू के साथ कोई नाइंसाफी या गुस्ताखी की तो सबसे पहले तुम्हें इस घर से निकालकर सड़क पर फेंक आऊंगा। फिर देखता हूँ तुम्हारा कौन रिश्तेदार तुम्हें घास डालता है। तुम तुम मुझे सड़क पर फेंकोगे? भड़क कर वो चिल्लाती उसके मुकाबले आई थी। मिजाब, इसके उड़ते हाथ पर बिल्किस बेगम दहल कर चीखी थी, जबकि वली सिर से उसकी कलाई पकड़ता उसका हाथ अपने चेहरे तक पहुंचने से रोक गया था। लालची तुम हो, तुम्हारे इरादों में फतूर और नियत में भी। मुझे मेरे खानदान से काट कर तुम अपना रास्ता साफ कर रहे हो। तुम इस घर पर मेरे बाप की जायदाद पर काबिज होना चाहते हो, मगर कान खोलकर सुन लो, तुम फुप्पो भतीजे कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी कलाई उसकी सख्त गिरफ्त से निकालने की कोशिश करती वो गुर्रा रही थी।
वलीद के रगों में लहू बोल उठा था। एक झटके से उसकी कलाई छोड़ता वो बिल्किस की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो दुपट्टा चेहरे में छुपाए घुट घुट कर रो रही थी। सुन लिया आपने, या अभी भी कुछ सुनना बाकी है? सुलगते लहजे में वो बिल्किस से मुखातिब था, जो अजियत से निढाल हो रही थी। अगर आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर से जाने के लिए राजी ना हुई तो मेरा मरा मुंह देखेंगी आप। जराना अंदाज में बोलकर वो उनका हाथ पकड़े दरवाजे की सिमत बढ़ाता। एक चीज भी नहीं लेनी इस घर से, सोनू बाहर आओ जल्दी। बाहर निकलता वो सख्त और बुलंद आवाज में सोनू से मुखातिब था, जो दीवार से लगा सहमा खड़ा था। वलीद के बाहर जाते ही वो सुन खड़ी मिजाब की तरफ भागा आया और उससे लिपट कर सुसुक्कियां भरने लगा। मिजाब का दिल मुट्ठी में जकड़ा था। इस संगीत सूरत ने इसका सारा गुस्सा हवा में उड़ा दिया था। सोनू को मजबूती से खुद से लगा वो बाहर से बुलंद होती वलीद की आवाज सुन रही थी। इसके लिए इसके रिश्तेदार काफी हैं, इसे आपकी जरूरत नहीं। आपसे इसका कोई ताल्लुक इसके बाप के साथ ही कब्र में उतर गया है, और अभी कितनी जिल्लत समेटनी है आपको इसके हाथों। मत रोएं इसके लिए, मत फिक्र करें, इसे संभालने के लिए इसके रिश्तेदार बहुत हैं। इसकी इत्याल अंगेज आवाज सुनती मिजाब का दिमाग माफ हो रहा था। सोनू के सर पर हाथ फेरते इसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। तभी वो जहाराना तेवरों के साथ वापिस आया था। सोनू, क्या कहा था मैंने तुमसे? चलो यहाँ से। उसने तेज में सोनू को मिजाब से अलग करना चाहता कि वो बुलंद आवाज में रोने लगा था। मिजाब तड़प उठी थी। तुम इसे ना जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। वो कांपती आवाज में चीखी थी। जिस औरत की तुम्हारी नजर में कोई भी हैसियत नहीं, तो इसकी औलाद से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। घर्राते हुए वो सोनू को एक झटके से अपनी तरफ खींच गया था। वो नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ। गुस्से में पागल होती हुई उस पर चिपटी थी, मगर अगले ही पर उसे पर्रे हटाने पर बुरी तरह से दीवार से जा टकराई थी। अब अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो, समझी? गुस्से में तपते उसके चेहरे पर, उसके लहजे में कुछ ऐसे सख्त तासुरात थे कि मिजाब की आवाज बंद हो गई थी। सफेद पर से चेहरे के साथ वो साख्त खड़ी खाली दहलीज को देख रही थी। सोनू के रोने की आवाज दूर जाती आहिस्ता आहिस्ता मदम होती गई, और फिर मुहिब सन्नाटा हर सिमत फैल गया था। एक तवील अरसे से दिल में भड़कती आग उगलने के बाद अब इसे एहसास हो रहा था कि आग कोई भी हो, सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। दिलो दिमाग कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि बिल्किस उससे इस घर को छोड़कर चली गई है, बिल्कुल तना। अब उसके चारों तरफ सन्नाटों के अलावा कुछ नहीं था। आग तो और बढ़ गई थी, जलन तो अब किसी तौर कम न हुई थी। वो तो इस शख्स को अजियत से दो चार करना चाहती थी, जिसका लगाया हुआ जख्म आज भी रिस रहा था। कच्ची उम्र के ख्वाबों को जो आग उस शख्स ने लगाई थी, उस आग की जलन को आज भी उसे बेइज्जत करके अपने अरूज पर थी। बिल्किस बानो जब उसके बाप की दूसरी बीवी की हैसियत से इस घर में आई तो इस वक्त वो कम उम्र थी, मगर समझदार और स्कूल की ज़हीन तालबा थी। बिल्किस नज़ीरुल हसन की दारीना दोस्त आजम की बहन थी। उनके पहले शौहर शादी के चंद माह बाद ही किसी हादसे का शिकार होकर दुनिया से चल बसे थे। नज़ीरुल हसन जिन दिनों संजीदगी से दूसरी शादी के बारे में सोच रहे थे ताकि घर और बेटी की तरफ से उनकी फिक्र दूर हो जाए, तो इस दौरान आजम ने खुद ही बिल्किस के बारे में नज़ीरुल हसन से बात की थी कि इस रिश्ते में कोई मुसाहिका नहीं था। नज़ीरुल हसन को अपने घर के लिए एक जिम्मेदार औरत की ज़रूरत थी, जबकि बिल्किस जिम्मेदार होने के साथ साथ मिजाब के लिए भी बहुत मेहरबान और शफीक साबित हुई थी। मगर इसके बावजूद इनसे मिजाब का वो ताल्लुक इस्तवार ना हो सका था जो इस रिश्ते का हक था। और इसकी सबसे अहम वजह मिजाब की वो ननियाली रिश्तेदार थे, जो कि बिल्किस को मिजाब की मरहूम माँ की जगह कबूल करना ही गवारा नहीं कर सकते थे। मिजाब कभी बिल्किस के करीब ना हो सकी, मगर उसने कभी कहीं ऐसा अमल नहीं किया कि नज़ीरुल हसन उससे नाराज या बदगुमा होते। मिजाब इनसे खासा डरती थी कि बुनियादी तौर पर नज़ीरुल हसन मजहबी, तंग नज़र और सख्त गिर तबीयत के मालिक थे। मिजाब के मामले में कुछ ज़्यादा ही हसास थे, मगर उसकी फर्मा बरदारी की वजह से उसे बेतहाशा चाहते भी थे। भेजा सकती रोक टोक में मिजाब की बेहतरी ही छुपी हुई थी। कुछ यही वजूहात थी कि बिल्किस की मदाखलत के बावजूद उन्होंने इसे कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त नहीं दी थी। अलबत्ता उसके प्राइवेट तालीम के सिलसिले को जारी रखने पर इन्हें कोई इतराज़ नहीं था। मिजाब के लिए ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त थी कि मगर बाप के रौब और अपनी फर्मा बरदारी के पेश नज़र उसे सब्र और शुक्र करना ही था। इन दिनों वो फर्स्ट एड के पेपर्स की तैयारी कर रही थी जब सोनू की पैदाइश ने घर में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। सोनू के नन्हे वजूद ने इसे सब कुछ भुला दिया था। उसके सारे काम बखुशी उसने अपने जिम्मे ले लिए थे। सोनू के लिए इसकी इतनी मोहब्बत देखकर बिल्किस बहुत खुश थी। इधर आदम ने बिल्किस की शादी कर देने के बाद अकलौते बेटे को हॉस्टल भेज दिया था। बीवी इनकी हयात नहीं थी। मिजाब से अब एक रिश्ता बन गया था, लेकिन फिर भी वो आदत के मुताबिक इनके सामने बहुत कम आती थी। सोनू की पहली सालगिरह पर आजम और वलीद के साथ मौजूद है मेहमानों में इन दोनों के अलावा कोई शामिल नहीं था। हालांकि वो दिल से चाहती थी कि इसकी अखलौती दोस्त क्लास फेलो और पड़ोसन शमा भी सालगिरह में आए, मगर नज़ीरुल हसन ने साफ मना कर दिया था।
جس کی وجہ سے اس کا سارا جوش و خروش ماند پڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شمع کے ماڈرن طور طریقے، اونچی آواز میں بولنا، کیکے لگانا نذیر الحسن کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ ان کے گھر جانے کی اجازت بھی مزاح کو کبھی نہیں ملی تھی، البتہ وہ بے دھڑک صحن سے، دیوار سے یا چھت سے لٹک کر مزاح کو پکار لیتی۔ اس طرح بات چیت ہو ہی جایا کرتی تھی۔ مزاح کے گھر کے ماحول کی وجہ سے، خصوصاً نذیر الحسن کی وجہ سے، شمع بھی بہت کم آمد و رفت رکھتی تھی۔ مزاح کو اس کی آزادی پر بہت رشک آتا تھا۔ مزاح جب اس سے اس کے کالج کی فرینڈز کی باتیں سنتی تو اسے خود پر بہت ترس آتا۔ بہرحال سونو کی سالگرہ کا ایک موقع بھی تھا جو مل رہا تھا دونوں سہیلیوں کے مل بیٹھنے کا، وہ نذیر الحسن کی وجہ سے نہ مل سکا۔ ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ سونو کی سالگرہ کا دن اس کے لیے بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ سالگرہ کے دن پہلی بار صحیح معنوں میں ولید سے اس کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ مزاح کی طرح وہ بھی بہت خاموش تھا، بہت سنجیدہ فطرت کا مالک تھا۔ مزاح کی جب جب نگاہ اس سے ملی، کوئی عجیب مگر دل کو چھو لینے والی چیز اس کی آنکھوں میں مزاح کو صرف اپنے لیے نمایاں نظر آئی۔ نگاہوں کا بار بار ہوتا یہ ٹکراؤ مزاح کو بہت عجیب مگر اچھا بھی لگا۔ ولید نے بھی یقیناً اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی کی جھلک دیکھ لی تھی، اور پھر ایک ہفتے بعد ہی ولید کی آمد دوبارہ ہوئی تھی۔ اس بار وہ تنہائی ہاسٹل سے گھر تک آیا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار احساس کے ساتھ مزاح کی دھڑکنیں بھی اتل پتل تھیں۔ اس کی یہی کوشش ہو رہی تھی کہ وہ ولید کے سامنے رہے، چاہے سونو کے بہانے ہی صحیح۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت خاموشی سے اظہار ہو جانے کے بعد دونوں کی یہ ضرورت نہیں ہو سکی تھی کہ بلقیس کے سامنے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے، مگر مزاح بس اسی میں خوش تھی۔ شمع جب اپنے منگیتر کے بارے میں اس سے بات کرتی تھی تو اس کے دل میں بھی خواہش جاگتی تھی کہ کوئی تو ہو اس کی زندگی میں جو اسے ٹوٹ کر چاہے اس کی آنکھوں میں اپنے سپنے سجائے۔ جانے اس کا فطرتاً خوف تھا یا کیا کہ اس نے ولید کا نام بس اپنے دل میں چھپائے رکھا، شمع سے بھی اس کا ذکر نہ کیا۔ خاموش چاہت اس کی آنکھ مچولی میں پورا 1 سال لگ گیا، جب اچانک ہی آدھا بیمار ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ بلقیس صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ ولید کے درد نے مزاح کو بھی بے چین کر دیا۔ نذیر الحسن ولید کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تاکہ بلقیس کو اسے بلقیس کے قریب رہ کر ڈھانس ملے، کچھ دن کے لیے ہی صحیح، مگر مزاح کے لیے ولید کی آمد کسی رحمت سے کم نہ تھی۔ بلقیس نے چھت پر موجودہ کمرہ اس کے لیے درست کر دیا تھا۔ ولید کو 3 دن ہو چکے تھے گھر آئے، مگر وہ طبیعت خرابی کے باعث اوپر کمرے تک ہی محدود تھا۔ نذیر الحسن اور بلقیس کا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزرتا، جبکہ مزاح کے پاس بلا دھڑک چھت پر جانے کا کوئی جواز نہ تھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی۔ وہ ایک ڈھلتی دوپہر کا وقت تھا، صحن کی جھاڑو دیتے ہوئے اچانک اس کی نگاہ سیڑھی پر موجود ولید پر پڑی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے اور اپنی سمت یکٹک دیکھتا پا کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سے واقف ولید بھی کچھ جھجکتا ہوا اس کی طرف چند قدم بڑھا تھا۔ پھپھو جان کہاں ہیں؟ اس کے مدھم لہجے پر مزاح نے فک چہرے کے ساتھ بس اس کے کمرے کی جانب دیکھا تھا جہاں بلقیس موجود تھی۔ کیا تم مجھ سے بات نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پر مزاح نے بے مشکل نگاہ اٹھا کر سرخ آنکھوں اور مکمل سے تاثرات کے ساتھ اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ اس کے بجھے بجھے لہجے پر مزاح کی جھکی نگاہیں نم ہونے لگی تھی اپنی بے بسی پر۔ میں تمہاری مشکل سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں اب تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ اس کے گمبھیر لہجے پر مزاح کی دھڑکن رکی تھی۔ میں کل دوپہر میں تمہارا انتظار کروں گا، کیا بس تم کچھ دیر کے لیے آ سکتی ہو؟ اس کے التجائی لہجے پر مزاح کا دل پگھلنے لگا تھا۔ اگر کل موقع نہ مل سکا تو وہ بے مشکل بول سکی تھی، تو اس کے اگلے دن آ جانا۔ وہ فوراً بولا تھا، اگلے دن بھی نہ آ سکی تو پھر میں خود آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ اس کے کہنے پر مزاح نے دہل کر اسے دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی گہری مسکراتی نظروں پر وہ سرخ چہرے کے ساتھ نظر چراتی تیزی سے برآمدے کی سمت تقریباً دوڑ گئی۔